Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and your daily current affair quiz session. I hope you all are well at home और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे. स्टूडेंट, आज के सेशन में हम सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पर्टेनिंग टू द करंट अफेयर्स पार्ट, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी आपके हिमाचल जीके से, कुछ आपकी नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एनवायरमेंट एंड साइंस से संबंधित न्यूज़ होंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका सेशन शुरू करेंगे. आप ज्यादा से ज्यादा आप डेली हमारे सेशंस के साथ जुड़ें ताकि आपको आइडिया हो कि किस प्रकार के सवाल जो हैं आपके एग्जामिनेशन के से संबंधित जो है वो बनते हैं. साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे थे कि सर कब तक का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए फॉर प्रीलिम्स. तो स्टूडेंट्स, आपको तकरीबन 8 मंथ के जो करंट अफेयर्स है उन्हीं पे फोकस रखना है. ठीक है, तो जुलाई तक का करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम है, तो जुलाई तक जो है आप जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. लास्ट 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स, वहीं से जो है आपके सवाल आपके करंट अफेयर्स से बन जाएंगे. ऑलराइट, तो शुरू करेंगे स्टूडेंट्स आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. पहला सवाल है, व्हेन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम विजिटेड शिमला? ऑप्शन ए जुलाई 1921, मई 1921, मार्च 1921 एंड जून 1921. या स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? सो ऑप्शन जो बी है आपका, मई 1921 इज द राइट आंसर. ऑन 12th May 1921 महात्मा गांधी फर्स्ट विजिटेड शिमला. क्यों ये करंट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 100 साल का समय फर्स्ट विजिट के हुआ है, इसलिए एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जा सकता है आपके. ऑलराइट, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा दैट हाउ मेनी टाइम महात्मा गांधी विजिटेड शिमला? कितनी बार हिमाचल में आए हैं, शिमला में आए हैं बेसिकली? तो तकरीबन 8 विजिट्स महात्मा गांधी के रहे हैं, जिसमें से 4 विजिट्स आपको कम से कम याद रहने चाहिए. पहला विजिट जो उनका है 1921 का, और उस समय जो वायसराय थे इंडिया के थे वो थे लॉर्ड रीडिंग. उसके बाद 1931 में विजिट किए थे लॉर्ड वेलिंगटन के समय. आफ्टर दैट लॉर्ड वेबल के टाइम 1945 में विजिट किए थे महात्मा गांधी. एंड आफ्टर दैट व्हेन द क्रिप्स मिशन वाज साइंड इन शिमला इन 1946. तो ये 4 बार जो है महात्मा गांधी विजिट किए हैं शिमला में. ऑलराइट, सॉरी 8 बार किए हैं, पर ये 4 जो प्राइमरी हैं ये आपको जरूर याद रखने हैं. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे. विच फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड? हलोक फेस्टिवल, बी समर फेस्टिवल, सी स्नो फेस्टिवल एंड डी सैर फेस्टिवल. हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो आपका सी है इज द राइट आंसर, स्नो फेस्टिवल. ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट. तकरीबन 75 डेज तक इसे सेलिब्रेट किया गया है. 14 जनवरी से ये शुरू हुआ था और तकरीबन 75 डेज तक ये सेलिब्रेट किया जाता रहा. तो ये बन गया आपका लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड. पहली दफा ही इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है. एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, ये एक सिर्फ यही फेस्टिवल नहीं है, इससे पहले भी एक फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ में, बस्तर दशहरा. बस्तर दशहरा जो फेस्टिवल आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, वहां का कल्चरल ये फेस्टिवल है, ये भी 75 डेज तक चलता है. तो ये भी आपका क्या है, लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन द वर्ल्ड है. ठीक है, तो ये दोनों ही फेस्टिवल्स आपको पता होने चाहिए. लाहौल स्पीति की हम बात कर रहे हैं, पहली दफा ये मनाया जा रहा है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके अटल टनल का. ठीक है, कहीं ना कहीं ये फेस्टिवल सिंबलाइज कर रहा था कि भाई अटल टनल की वजह से जो कनेक्टिविटी बनी है लाहौल स्पीति की विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. आई डोंट से कि सिर्फ हिमाचल के साथ लाहौल स्पीति जुड़ा है, पूरी दुनिया के साथ अटल टनल की वजह से जो है, रोहतांग टनल भी जिसे हम कह देते हैं, अब 12 महीने जो है जुड़ा रहेगा. ऑलराइट, तो बिकॉज ऑफ दिस जो है टूरिज्म को बहुत ज्यादा यहां बूस्ट मिलेगा और बहुत यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी. तो बहुत ही एक खुशी का मौका था. तो इस उपलक्ष्य पे ही जो है पहली दफा ये फेस्टिवल बनाया गया और बहुत से लोग हैं पार्टिसिपेट किए हैं डिफरेंट कल्चर्स को, और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है आपके लाहौल स्पीति में वो देखने का मौका मिला. चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट. ये आप इमेज में देख सकते हैं. ऑलराइट, स्वर्णिम स्नो फेस्टिवल भी इसे कहा गया है. यू कैन सी डाइवर्स कल्चर ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन ब्रॉन्ज मेडल in the para table tennis tournament recently? Option A Avantika Negi, B Piyush Sharma, C Vipin Rawat, D Neelam Mehra. हाँ जी स्टूडेंट्स, what shall be the right answer?
सो ऑप्शन बी जो है पीयूष शर्मा, इन्होंने पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट में ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो बहुत बड़ी बात है। ये हिमाचल प्रदेश से पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो व्हील चेयर पर बैठे होने के बावजूद जो है एक मेडल जीत के लाए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक कह सकते हैं एक रिप्रेजेंटेशन इनका रहा है। थोड़ा सा बाद में पीयूष शर्मा के बारे में करना चाहूंगा, इससे पहले भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को डच इंटरनेशनल पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट में जो नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, और ये जो आपका पैरा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है। इनका जो प्राइमरी गोल है, ठीक है, इनका संबंध पीयूष शर्मा का शिमला डिस्ट्रिक्ट से है, और इनका प्राइमरी गोल है कि भाई जो पेरिस इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स होंगे 2024 में, उनमें ये जो है मेडल स्कोर कर सके, गोल्ड मेडल जो है जीत सके। ठीक है, तो एक अचीवमेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए, पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने ये मेडल स्कोर किया है टेबल टेनिस की फील्ड में। Which of India's neighbor has been recently certified malaria free by World Health Organization? Option A Nepal, B Bhutan, C China, D Myanmar. Yes students, what shall be the right answer of this question? So option जो है C is the right answer. ठीक है, चाइना जो है ये आपका स्टेट बन गया है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे मलेरिया फ्री जो स्टेट है डिक्लेयर किया गया। तकरीबन 70 साल का समय लगा है। 1940 में जो एनुअली केसेस चाइना में थे वो तकरीबन थे आपके 30 मिलियन के आसपास। तो तब से अब तक की जो चाइना की जर्नी है वो बहुत ही कह सकते हैं बहुत मशक्कत की है चाइना इस कंटेक्स्ट में, और उन मेन 40 स्टेट्स में चाइना बन गया है पूरी दुनिया में जो मलेरिया फ्री है। ऑलराइट, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ चाइना जो है पहला ऐसा देश बना है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन का जो कि मलेरिया फ्री सर्टिफाइड किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट देश जो हैं 40 कंट्रीज में, जिसमें अल सल्वाडोर, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये भी आपके जो है मलेरिया फ्री स्टेट डिक्लेयर किए गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट अल सल्वाडोर है क्योंकि 2021 में इसे भी जो है मलेरिया फ्री स्टेट डिक्लेयर किया गया है। Who is slated to be the next chief minister of Uttarakhand? Option A पुष्कर सिंह धामी, D मदन कौशिक, C तीरथ सिंह रावत, D none of the above. हाँ जी स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? सो ऑप्शन ए जो है आपका पुष्कर सिंह धामी, द यंगेस्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड। ही रिप्लेस्ड तीरथ सिंह रावत को उन्होंने रिप्लेस किया है, और एट द एज 45 ये आपके बन गए हैं उत्तराखंड के सीएम। ऑलराइट, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। या पिक्चर में इनकी इमेज देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, ठीक है, उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से खातिमा कंस्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है द रीसेंट मीटिंग इन 2021 ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम वाज होस्टेड बाय। ऑप्शन ए म्यांमार, बी इंडिया, सी फ्रांस, डी श्रीलंका। हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपका जो सही आंसर है फ्रांस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रांस जो है इंडियन ओशन नेवल साइम्पोजियम को इस बार जो है चेयर कर रहा है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इट वाज फाउंडेड। सो 2008 में इसका गठन किया गया था, और 2 साल के लिए जो है बाइनवल इसके लिए किसी जो मेंबर नेशंस हैं उनमें से किसी एक को जो है चेयरमैनशिप दी जाती है। तो पहली चेयरमैनशिप भारत को मिली थी, इंडिया को, और उसी प्रकार से फ्रांस जो है इस बार चेयर कर रहा है। ऑलराइट, अब इसका ये जो है 7th एडिशन है। ठीक है, 7th एडिशन का ये सेशन हो रहा है, और रीयूनियन आइलैंड जो आपका फ्रांस का है वहां पर ये सेशन हो रहा है। जुलाई 1, 2021 को ये सेशन हुआ है। ऑलराइट, भारत की तरफ से जो एडमिरल करमवीर सिंह है उन्होंने रिप्रेजेंट किया भारत को। अब ये सवाल उठता है कि भाई क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे जो लिटोरल आपके नेशंस हैं उनमें कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। लिटोरल यहां पर स्टेट्स का मतलब है ऐसे देश जो मैरीटाइम बाउंड्रीज जिनकी हैं इस पूरे रीजन में, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है। ठीक है, ये जो देश हैं, या फिर आप ईरान की बात कर सकते हैं,
या पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। ये सभी जो देश हैं कहीं ना कहीं सी शोर रीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच जो है कनेक्टिविटी स्थापित करना या बनाना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? देखिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया को मिल रहा है जहां पर उसकी जो लीडरशिप है वो निकल कर आती है, ठीक है। दूसरा, इन सभी देशों के बीच जो है कनेक्टिविटी बनती है तो भारत के लिए अच्छा है। तीसरा, कि भारत की कनेक्टिविटी जो है गल्फ ऑफ होमरूज और गल्फ ऑफ जो स्टेट ऑफ मलक्का है वहां तक जो है कनेक्टिविटी बनेगी। साथ ही साथ चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये जो रीजन है इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो अगर एकजुटता जो है इन सभी देशों के बीच बनती है, दैट विल आल्सो हेल्प इन इंडिया टू काउंटर चाइना फ्रॉम दिस रीजन एंड आल्सो टू मेंटेन अ बैलेंस इन दिस मैरीटाइम रीजन। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव टू। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मैप में आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप देखें कि भाई ये कहां हो रही है। तो ये रीयूनियन फ्रांस के जो आइलैंड है यहां पर ये सेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट इन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स? अजीत सिंह, निशब कुमार, रामपाल, मेरियप्पन थेंगवेलु। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो राइट आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन डी, मेरियप्पन थेंगवेलु जो है वो टोक्यो पैरालंपिक्स में फ्लैग बियरर होंगे, ठीक है। ये एक आपके हाई जंपर हैं, ठीक है। और 2016 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें उन्होंने T42 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। ये T42 जो है ये डिसेबिलिटी की कैटेगरी है, ऑलराइट। तो उसमें उन्होंने गोल्ड स्कोर किया था, बहुत बड़ी बात है। और टोक्यो में जो है ये फ्लैग बेरर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा स्टूडेंट्स यहां पे, ये तो मैंने पैरा ओलंपिक्स की बात की है, इन जनरल जो हमारे ओलंपिक्स हो रहे हैं, ठीक है, उनमें फ्लैग बेरर कौन है? उनमें दो लोग फ्लैग बेरर होंगे, मैरी कॉम एंड जिनका लेजेंडरी बॉक्सर हैं भारत की, साथ ही साथ हॉकी खिलाड़ी हैं मनप्रीत सिंह, वो आपके फ्लैग बेरर होंगे। और जो आपकी क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें बजरंग पुनिया है, वो फ्लैग बेरर होंगे। तो ये सवाल भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं बात करूंगा मेरियप्पन थेंगवेलु के बारे में। तो बहुत ही ये कह सकते हैं एक इमर्जिंग स्टार हैं भारत के लिए। ओलंपिक में मेडल लाना पैरालंपिक्स में बहुत बड़ी बात है। खेल रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ डैश has been named after the brave police constable Tukaram Omble, who lost his life in 26/11 terror attacks. Option A frog, B snake, C spider, D fish. हाँ जी, एक स्पीसीज का नाम दिया गया है तुकाराम ओम्बले के नाम। सो स्पाइडर की ये स्पीसीज है, ठीक है। स्पाइडर की स्पीसीज है, जंपिंग स्पाइडर भी इसे कहा जाता है। और एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट तुकाराम ओम्बले को का नाम स्पाइडर की स्पीसीज को दिया गया है, जो रिसेंटली ठाणे रीजन जो है महाराष्ट्र का, वहां पर ये प्रजाति, दो प्रजातियां पाई गई हैं, ठीक है। तो अभी ये सवाल करेंगे कि भाई तुकाराम ओम्बले कौन थे। थोड़ा सा जिनको नहीं पता है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं और ये स्पाइडर की इमेज है, ये दोनों इमेजेस आप देख सकते हैं। तो तुकाराम ओम्बले जो थे वो एक आपके सोल्जर थे, ठीक है, पुलिस में थे, महाराष्ट्र पुलिस में एएसआई थे। और ये जो आपके 2008 में 26/11 के अटैक हुए थे, मुंबई अटैक में, उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। कसाब का नाम सुना होगा आपने। तो कसाब को रोकने के लिए खुद आगे थे और तकरीबन 23 गोलियां इनको लगी थी, ठीक है। तो शहादत इन्हें मिली थी, और लेकिन कसाब को उन्होंने छोड़ा नहीं। इन्हीं की वजह से जो था कसाब पकड़ा गया था, ठीक है। तो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ये जो है इन्हें ये सम्मान दिया गया है। जंपिंग स्पाइडर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये इनका साइंटिफिक नाम रहेगा इकियस तुकारामी। ये भी सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है, साइंटिफिक नाम भी पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा जंपिंग हम स्पाइडर के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। तो स्पाइडर फैमिली, जो सबसे लार्जेस्ट स्पाइडर फैमिली है पूरी दुनिया में, उस पर जंपिंग स्पाइडर का नाम आता है। और तकरीबन 13% जो स्पाइडर हैं वो आपके जंपिंग स्पाइडर्स हैं पूरी दुनिया। ऑलराइट, अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में, कि इनकी 4 पेयर्स ऑफ आईज होती हैं, मतलब 8 आंखें इनकी होती हैं, ठीक है, विच विल मेक इट स्पेशल। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
पर्टेनिंग किस स्पाइडर को जो है ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट है निपुण भारत इनिशिएटिव इज एम्ड टू इंप्रूव। ऑप्शन ए अर्ली स्कूल लर्निंग, बी स्किल डेवलपमेंट, सी एमएसएमई सेक्टर एफिशिएंसी, नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन जो ए है आपका वो सही जवाब है अर्ली स्कूल लर्निंग। ठीक है, तो ये बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है हमारी भारत सरकार द्वारा, जिसके तहत है नई स्कीम लॉन्च की, इसका नाम है निपुण भारत इनिशिएटिव। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। देखिए बचपन में ज्यादातर बच्चों को 3 समस्याएं होती हैं, एक तो सब्जेक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, दूसरा न्यूमरेसी, ठीक है मैथ से तभी डर लगता है ना जब हम हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, तीसरा लैंग्वेज पे कमांड ना होना। एंड बिकॉज ऑफ दीज 3 बेसिक प्रॉब्लम्स बहुत से जो आगे बच्चे होते हैं अच्छी नौकरियां खुद के लिए नहीं ढूंढ पाते हैं, या बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट की या लैंग्वेज की या न्यूमरेसी की, उसकी कमी की वजह से उन्हें समस्या लाइफ टाइम झेलनी पड़ती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत इनिशिएटिव लिया गया है, सो दैट इंप्रूव किया जा सके इन सभी सेक्शन को। फाउंडेशनल कोर्स है ये बिल्कुल, ठीक है, और इसमें स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत रखा जाएगा, और इस एजुकेशन का प्लान का नाम होगा समग्र शिक्षा। इसके तहत ये निश्चित किया गया है कि भाई 2026-27 तक जो है ग्रेड 3 तक के जो बच्चे हैं उनमें ये बेसिक ट्रेनिंग उनको एक्स्ट्रा दी जा मतलब एक्स्ट्रा उनको जो ध्यान है दिया जा सके अंडर द समग्र शिक्षा अभियान, और निपुण भारत इनिशिएटिव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, चलिए यहां पर स्टूडेंट्स खत्म होता है आज का सेशन। आई होप कि कुछ नए एस्पेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी मिली हो, और डेली पढ़ने की आदत मैं बार बार कहता हूं डालनी ही पड़ेगी, एग्जाम भी नजदीक है, ठीक है, और ये जो आदत है आपको बहुत मदद करेगी, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट आल्सो इन मेंस। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट आवर कोर्सेस। पहले हम कोर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे मेंस कोर्स का है, जो कि हमारे उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो कर चुके हैं लेकिन कंफ्यूज की दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम। ऑलराइट, तो हमारा ये जो कोर्स है इट इंक्लूड्स 140 प्लस लेक्चर्स ऑफ जीएस 1, 2, 3, और साथ ही साथ नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे मोर देन 1600 पेजेस। मॉक इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज भी इसमें इंक्लूड रहे, मतलब आपके मेंस और इंटरव्यूज की जो प्रिपरेशन है वो इसी एचपीएस मेंस कोर्स का हिस्सा है, एंड इट जस्ट कॉस्ट 8500 रुपीज। नेक्स्ट कोर्स हमारा है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें वो उन विद्यार्थियों के लिए है दोज आर जस्ट थिंकिंग अबाउट टू प्रिपेयर फॉर एचपीएस एग्जाम और कंफ्यूज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो ये हमारा फुल लेंथ कोर्स है स्टूडेंट्स, इसमें 200 प्लस जीएस लेक्चर्स होंगे, नोट्स 300 पेजेस से ज्यादा इसमें इंक्लूड हैं, 75 लेक्चर्स आपके सीसेट के इसमें इंक्लूड रहेंगे, वीकली डाउट सेशंस इसमें इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की इसका पार्ट रहेंगी, साथ ही साथ मॉक इंटरव्यूज जो सेशन है वो भी इसका हिस्सा रहेंगे। तो तकरीबन आपके प्रीलिम्स से मेंस तक की जो सारी प्रिपरेशन है वो इसी फुल लेंथ कोर्स का हिस्सा है, एंड इट जस्ट अमाउंट 22,500 रुपीज। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आप ज्वाइन करें हमारे इस कोर्स को, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपडेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। So here we stop our today's lecture, students. Thank you very much.